तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एक ही टॉपिक हम लोगों का बाकी है, बस उसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्द से जल्द, ठीक है, और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितना अच्छा ये सुनने में लगता है ना कि अरे वाह करके, तो कितना अच्छा अच्छा लग रहा है, इजी इजी सा टॉपिक है, जब इस चीज़ को याद करने की बेसिकली बारी आती है तब ज़्यादा कठिनाई तुमको फील होती है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहना इस चैप्टर के साथ, क्योंकि जब तुम एक साथ एंड में इसको लर्न करने जाओगे तब बेसिकली होगा ये कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे करके ये तो मैंने लर्न किया था लेकिन मैं अभी भूला भूला सा लग रहा है, या फिर ऐसा लगेगा कि अरे ये चैप्टर तो कितना कठिन है। तो वो वाली चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर पढ़े हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, दोनों ही चैप्टर में हमने टर्म डिफाइन किया था, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, जिसको हम लोग इंडिकेट करते थे बाय द सिंबल अल्फा। तुम्हें शायद याद होगा, है ना। अच्छा, फिर हमने अल्फा को डिफाइन भी किया है, चाहे आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें या चाहे आप आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, आपने अल्फा को डिफाइन किया। अब उसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पे भी अल्फा को डिफाइन करना है। हम हमारे केमिस्ट्री का एक और चैप्टर पढ़ेंगे, सोल्यूशन एंड कोलॉगेटिव प्रॉपर्टीज, हम वहां पे भी अल्फा को डिफाइन करेंगे। बट अगर तुम केमिकल इक्विलिब्रियम के अल्फा को और अगर तुम आयोनिक इक्विलिब्रियम के अल्फा को कंपेयर करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बल्कि तुम ऐसा पाओगे कि कोई डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में अल्फा को डिफाइन करने के जो उसके पैरामीटर्स हैं वो थोड़े से बदल गए हैं। अल्फा को वो डिफाइन कैसे करता है, तो देखिए अल्फा को डिफाइन करने का यहाँ पे जो वो तरीका यूज करता है वो मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में करता है। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ये ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। टोटल हमने एक्चुअली क्या क्या चीजें पढ़ी थी, हमने पढ़ा था एक कंडक्टिविटी, एक हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी, और एक हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो अल्फा है ये आप लोगों का क्या होता है बताओ, ये आप लोगों का मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में बताइए क्या होता है, डिफाइन होता है किसके टर्म्स में, मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में। तो जब आप मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में अल्फा को डिफाइन करते हो तो डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑब्वियसली किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करी जा रही होगी, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट गिवन इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है, इसका रेशो किसके साथ, आप लोगों की मोलर कंडक्टिविटी के साथ अगेन, लेकिन कौन सी वाली मोलर कंडक्टिविटी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के साथ, ठीक है। अब चाहे तुम यहाँ पे वर्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन यूज करो या फिर अगर तुम्हें इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये वर्ड अच्छा नहीं लगता है सुनने में तो इसकी जगह पे तुम ये वाले वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बोलो क्या, जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं फिलहाल आपके पास एक सोल्यूशन है जिसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है, तो आप उस कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को जब कंडक्टोमीटर उसके अंदर डिप करोगे तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मोलर कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ निकलकर आपको मिलेगी, सही कह रहे हैं। अब आपने क्या किया, उस सोल्यूशन को बहुत पानी डालना आपने उसके अंदर शुरू कर दिया, आपने इतना उसके अंदर पानी डाल दिया कि मैं ये कह सकती हूं कि या तो वो जीरो कंसंट्रेशन को अप्रोच कर चुका है या फिर मान लेते हैं वो इनफाइनाइटली क्या हो चुका है, डाइल्यूट हो चुका है, ठीक है। ये दो चीजें या दो बातचीत होती है। तो आपने जब उसको लिया था तो उस वक्त उसकी कुछ ना कुछ मोलर कंडक्टिविटी रही होगी उस कंसंट्रेशन पर, और जब आपने उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर लिया तो भी उसकी कुछ ना कुछ मोलर कंडक्टिविटी हुई होगी। तो बस अल्फा को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि
किसी भी कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका रेशो किसके साथ, आप लोगों की मोलर कंडक्टिविटी के साथ, जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है। दिस इज डिफाइंड एज अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अल्फा के बारे में बातचीत करूं तो अल्फा को कैसे डिफाइन किया जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल बोलो क्या हो जाएगा, सिंबल क्या लेते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी का, आपका इस तरीके का साइन है ना, बस यहाँ पे m लगा देंगे। ये m इस बात को इंडिकेट करता है कि मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है। डिनोमिनेटर में हम लोगों को इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखना है या तो जीरो कंसंट्रेशन लिखना है। अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखूंगी तो यहाँ मुझे ऊपर में सिंबल लिखना पड़ेगा इन्फिनिटी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी सी। सी किस बात को इंडिकेट करेगा कि किसी भी कंसंट्रेशन पर, है ना। लेकिन हो सकता है एक दूसरा इंसान हो, उस दूसरे इंसान को डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं चाहिए, वो बोल रहा है कि मैं डिनोमिनेटर में जीरो कंसंट्रेशन लिखूंगा, तो वो यहाँ पे जीरो भी लिख सकता है, जैसी उसकी मर्जी। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली आप लोगों का अल्फा इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बराबर। तो जो तुम्हारी बोर्ड्स की किताबें हैं उसमें ये अल्फा आपको लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। अब होता ऐसा है कि हम लोगों को एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, किसके बीच में, अल्फा के बीच में और आपके डीओडी के बीच में, सॉरी अल्फा यानी कि डीओडी के बीच में, और साथ ही साथ में बोलो किसके बीच में, आपके कांस्टेंट के बीच में। कौन सा वाला कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या समझते हो, तो देखो आपने पूरा का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, आपने पूरा का पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तुमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना पता हो ये तो मैं मान ही नहीं सकती, है ना। हमने पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया है, हमको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा, हम ही को तो पता होगा बेसिकली ये सारी चीजें। अच्छा, तो आ जाते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कोई ज़्यादा आप लोगों को जानकारी हासिल करने की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास एक रिएक्शन है, मान लेते हैं ए, और ए से आप लोग कन्वर्ट हो रहे हो बी में, ठीक है। आपके पास एक रिएक्टेंट है और फिर आप प्रोडक्ट, जब आप T इक्वल टू 0 पे रहे होगे, यानी कि जब आप लोगों की कंसंट्रेशन बोलो कितनी रही होगी, जीरो, मतलब जब आपका टाइम इंटरवल सॉरी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, तो उस दौरान आपके पास ए भरपूर क्वांटिटी में होगा, क्योंकि तभी तो बस जस्ट रिएक्शन शुरू ही हुई है ना, तब तो आपके पास ए भर भर के रहा होगा। फिर जैसे उस वक्त लेकिन बी की क्वांटिटी कितनी रही होगी, 0। बी कितने रहा होगा उस वक्त, 0 रहा होगा। तो ए रहा होगा लेट से एक्स अमाउंट का, मान लेते हैं, अच्छा चलो एक्स छोड़ो, मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन सी रही होगी, और उस वक्त बी की कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, बी की कंसंट्रेशन वहां पे रही होगी उस वक्त 0। इतना समझते हो, ओके। अब हमारी रिएक्शन क्या होती है, धीरे 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 आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचती है। तो जब तुम इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हो तो जो तुम्हारा ए है, यानी कि जो तुम्हारा रिएक्टेंट है, वो कुछ ना कुछ तो कम हो चुका होगा ना, एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही रहेगा ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर से क्वांटिटी कम हो गई होगी, राइट। तो उसके अंदर से क्या लिखा जाता है बताओ, C माइनस एक्स, और यहाँ बना होगा x, और तुम सब लोग जानते हो कि x यानी कि क्या होता है, बोलो, इट इज C टाइम्स ऑफ अल्फा। ये हमने सारा का सारा काम केमिकल इक्विलिब्रियम में और आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं 11th क्लास में, पूरा ये काम हमने किया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बताइए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो तुम उसको कैसे जवाब दोगे कि इक्विलिब्रियम पर बी की जो भी कंसंट्रेशन थी डिवाइडेड बाय ए की जो भी कंसंट्रेशन थी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर, बराबर। अगर मान लेते हैं यहाँ बी के सामने 2 लिखा होता, मान के चलते हैं, तो यहाँ पे बी की पावर में क्या आ जाता, 2 आ जाता। याद आ रहा है, ऐसा मैंने तुम लोगों को सिखाया है ऑलरेडी, है ना। तो अभी मान के चलो कि आपके पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैडम आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि देखो डीओडी जो है वो यूजुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही आप लोगों का डिफाइन होता है, अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए तो 100% ही चीज़ें डिसोशिएट हो जाती हैं, है ना। ये डिसोशिएशन अल्फा बेसिकली हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो मान लेते हैं आप लोगों के पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH,
आप चाहो तो इसको एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, अदरवाइज तुम्हारा मन करे तो तुम AB भी ले सकते हो, जैसे मैंने अभी ऊपर लिया था ना AB, वैसे भी ले सकते हो। तो मैंने मान लेते CH3COOH ले लिया। अब बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ होगा, क्या बना होगा CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव। जब रिएक्शन शुरू हुई है मतलब एट T इक्वल टू 0 आप लोगों के पास इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं कितनी है, C है, तो उस वक्त जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन तो बताओ कितनी रही होगी, 0 रही होगी। और जब मान लेते हैं हम लोगों की रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई, तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचकर हमारे एसिटिक एसिड में से कुछ कम हो गया होगा, मान लेते हैं X कम हो गया है, और उतना ही X अमाउंट आप लोगों के इधर बना भी होगा, ये मानते हो। अच्छा, उसके अलावा तुम लोगों को ये भी पता है, ठीक है, कि आप लोगों का जो X होता है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, C अल्फा। अब मैं X को C अल्फा कैसे लिख रही हूँ, जिस इंसान ने 11th स्टैंडर्ड में केमिकल इक्विलिब्रियम पे ध्यान दिया है उसको ये बात समझ में आ रही होगी। हाँ, बस फर्क इतना है, वहां पे हम लोग A अल्फा लेते थे क्योंकि हम इनिशियल मोल्स को A लेते थे, है ना, बट यहाँ पे इनिशियली क्योंकि C लिया इसलिए हम C अल्फा ले रहे हैं। अब जैसे 11th क्लास का केमिकल इक्विलिब्रियम ही नहीं पढ़ा, उसको ये थोड़ा सा पचाने में तकलीफ हो रही होगी कि अच्छा ये चीज़ कैसे आ रही है, तो थोड़ी सी वो चीज़ें रिकॉल करो। हर चीज़ तुम्हें थाली में परोस के मिले ये अच्छा नहीं होता, तुम्हारे लिए बेसिकली अच्छा नहीं है, आदतें बिगड़ती हैं इससे एक स्टूडेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, C माइनस C अल्फा, यहाँ आ जाएगा C अल्फा, यहाँ आ जाएगा C अल्फा। अब अगर कोई मुझसे कहेगा कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो फिलहाल CH3COOH एक एसिड है, तो एसिड के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, Ka। अगर मैं वहां पे कोई वीक बेस लेती तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता Kb। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो Ka क्यों लिखा है, ओके। बताओ इसके लिए क्या आ जाएगा आंसर, CH3COO निगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव और अपॉन में आ जाएगा आप लोगों का रिएक्टेंट यानी कि CH3COOH। अभी CH3COO निगेटिव आपके पास कितना है, C अल्फा मल्टीप्लाई बाय C अल्फा, अपॉन में बोलो कितना आ जाएगा, C माइनस C अल्फा। न्यूमरेटर में क्या क्रिएट हुआ, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर मैं C कॉमन निकाल लूँ तो ये सिचुएशन आती है। अगर थोड़ा सा अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो देखो इस तरीके का मुझे कुछ पैटर्न देखने को मिलता है, किसमें, Ka। तुम्हें ये लगता है यहाँ से मेरा Ka निकल कर आ गया, यहाँ से मेरा Ka निकल के आ गया, और ऊपर हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकाल के रखी थी। ये देखो हमने अल्फा की वैल्यू निकाल के रखी है। आप चाहो तो अल्फा की वैल्यू ये भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो अल्फा की वैल्यू ये भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है सिवाय इस चीज का कि देखो यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी लिखा और यहाँ पे मैंने 0 लिखा है। इन्फिनिटी वॉल्यूम को दर्शाता है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया होगा, और 0 किस चीज को इंडिकेट करता है, कंसंट्रेशन को। बट मैं तुमको यही एडवाइस करूंगी कि इस वाले को आप यूजुअली प्रेफर करो। इस वाले को आप क्यों यूजुअली प्रेफर करो, इस वजह से क्योंकि हम अल्फा को न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, तो बेटर होगा कि आप डिनोमिनेटर में भी उसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही डिफाइन करो, ठीक है। बताओ तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं अल्फा की जगह पर वो वैल्यू पुट कर देती हूँ तो क्या ये एक्सप्रेशन टर्न आउट हो जाएगा, चेक करो। अच्छा, मैंने आई थिंक यहाँ पे अल्फा स्क्वायर खा गया, ठीक है, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा आपका M, ऊपर में कंसंट्रेशन C, नीचे में आपका लैम्डा कहते हैं इसको M, और यहाँ पे 0 और ये इसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा M और ये C अपॉन में E। सिर्फ तुमको यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, एक सादी मैथमेटिक्स करनी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। बोलो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर, अपॉन में ये कितना आ जाएगा, लैम्डा M नॉट और ये इसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो क्या क्रिएट होगा, डिनोमिनेटर में क्रिएट होगा कुछ इस तरीके का आप लोगों का काम, और अपॉन में क्या लिख सकते हो, लैम्डा नॉट M। अब देखो होगा ऐसा कि इसका ये एक और ये एक क्वांटिटी आपकी कट गई, ठीक है। तो अगर ऐसा कट कुटा गया और अगर तुम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो तो ये चीज ऐसी हो जाएगी, C इंटू लैम्डा M C और ऊपर में स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाना है आपका लैम्डा नॉट M और ब्रैकेट में आ जाएगा लैम्डा नॉट M माइनस लैम्डा नॉट, सॉरी ऊपर में यहाँ C और यहाँ पर M। ये बन गया आप लोगों का एक्सप्रेशन, डन। तो ये हम लोगों का एक्सप्रेशन है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka और आप लोगों के मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, इनको आपस में क्या करता है, कोरिलेट करता है।
ठीक है। एनसीईआरटी में भी आपको ये डेरिवेशन मिलेगा ही मिलेगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है 2 से 3 मार्क्स के लिए कि डिराइव और रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड आप लोगों का मोलर कंडक्टिविटी, तो ये उसका रिलेशनशिप है बराबर। बस फर्क इतना है कि बुक में हो सकता है सिंबल्स वेरी करे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ऊपर में सी लिखा है, यूजुअली एनसीईआरटी में ऊपर न्यूमरेटर में सी नहीं लिखा रहता है, मतलब वहाँ पे सी इसलिए नहीं लिखते, लेकिन मैं लिखती हूँ क्योंकि मुझे इससे फील आती है कि अच्छा जीरो मतलब जीरो कंसंट्रेशन और सी मतलब वहाँ पे एनी कंसंट्रेशन। अच्छा, अब रही बात तुम्हारे स्टेट बोर्ड की किताबों की, तो एक बार उसकी तरफ भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो हुआ ऐसा है कि आपकी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब है, उस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब में चीज़ें दी हुई कैसी हैं, आपको अल्फा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफाइन करके तो देखो उसने दिया है, जैसे हमने डिफाइन किया ना अल्फा को कि क्या होता है, ये एक रेशो होता है। किस चीज़ का रेशो है बताइए जरा, ये एक रेशो है किसका, एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, बोलो कौन सी वाली कंसंट्रेशन, आप लोगों की जीरो कंसंट्रेशन। ये देखो वैसे ही मैंने लिखा है, राइट। बस सिंबल्स देखो इसने अलग लिख दिए। कैसा, मैं कैसा लिखती हूँ, मैं ऐसा लिखती हूँ, ये एम लिखती हूँ फिर ऊपर में सी लिखती हूँ, यहाँ मैं एम लिखती हूँ फिर यहाँ जीरो लिखती हूँ, ताकि इस एम को पढ़कर एक इंसान को फीलिंग आए कि बातचीत मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हो रही है। नहीं तो एक इंसान को ये भी लग सकता है ना कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली आपकी बुक में जो सिंबल है, उस सिंबल में अपना आंसर रिपोर्ट करिएगा, बट आखिर है तो देखो वही चीज़। तो बेसिकली अगर कोई तुमसे पूछे कि हाउ विल यू डिफाइन अल्फा फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विच इज अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान देना ये जो अल्फा डिफाइन किया गया है ना, ये किसके लिए डिफाइन किया गया है, आप लोगों के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो आप इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, अल्फा या फिर ऐसा लिख सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलिसिस, ताकि पढ़ने वाले को ये समझ में आए कि आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए डिफाइन कर रहे हो। अदरवाइज आयोनिक इक्विलिब्रियम का भी एक चैप्टर है, वहां पे भी तो देखो अल्फा है। तो अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलिसिस मेंशन करके आता है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई वर्ड आता है तो ही यही वाला अल्फा डिफाइन करोगे, अदरवाइज कौन सा वाला अल्फा डिफाइन करोगे जो आयोनिक इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, तो ये इसको कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ठीक है, अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलिसिस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि बुक में प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिखी नहीं हुई है। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की, ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, कि अगर मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे अपॉन जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये डिफाइन करने के बाद तुम लोगों को ये फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के नीचे ये सब लिखना है कि कौन उसमें क्या है क्या नहीं। तो ये तुम लोगों के इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आज का। अब देखो इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन मैंने अभी करा के दिया है, तुम्हारी बुक में अलग से वो डेरिवेशन करके नहीं दिखाया है, बट देखो यहाँ पे लिखा है ट्राई दिस। उसने साफ साफ बोला है कि ऑब्टेन करो एक एक्सप्रेशन किसके बीच में, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में, इन टर्म्स ऑफ ये एंड ये यूजिंग ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वही होता है बेसिकली, मैंने जो तुम्हें पूरा डिराइव करके दिखाया ना, ये देखो ये पूरा डिराइव करके दिखाया कि ये कहाँ से आया, राइट, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। तो तुम्हारी बुक वाला क्या करेगा, डिराइव करवाते वक्त डायरेक्ट लिखेगा फ्रॉम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बट मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी रट्टा मत मारो, हमेशा चीजें तुम्हें स्टेप्स वगैरह पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डेरिवेशन तुम्हारी बुक में भी है बट डायरेक्टली नहीं है, वो तुम्हें करने के लिए उसने दे दिया कि लो भैया ये काम तुम्हारा है, तुम करो उसको बैठकर। तो तुम्हें भी ये क्वेश्चन नोट्स कॉपी में लिखना है। ठीक है, अच्छा अब इसे लिखोगे कैसे, इसका डेरिवेशन कहाँ वाला लिखोगे, तो समझ तो तुम्हें आ चुका है कि ये चीज डिराइव कैसे हुई है ना। अब एक बार मैं देख लेती हूँ कि टारगेट में इस चीज को उसने करके दिखाया है क्या। अगर करके दिखाया है तो हम लोग उसमें मार्किंग कर लेते हैं, हमारा काम बच जाएगा। और अगर नहीं तो फिर जैसा मैंने तुम लोगों को करके दिखाया है एग्जैक्टली तुम लोगों को वैसा ही लिखना होगा। ठीक है, तो हाँ ये देखो ये मैंने उस दिन काट दिया था, इसे काटो मत। ये देखो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ओसवाल्ड। तो सबसे पहले उसने क्या लिखा, अल्फा का रिलेशनशिप लिखा। आप इतना बड़ा मतलब स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, ये फालतू स्टेटमेंट है, आप उसमें सीधा सीधा लिखोगे। ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना लिखोगे सीधा सा, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अल्फा इज डिफाइंड एज कॉमा और कॉमा के बाद ये लिखोगे
ये लिखने के बाद वहाँ लिख देना कि वेयर आपका ये क्या है और ये क्या है। जहाँ पे अभी तुमको मैंने पीछे डिफाइन बताया ना, वहाँ पे लिखा है कि ये कौन है, ये कौन है। अदरवाइज तुम्हें पता भी होना चाहिए कि ये मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी है और ये मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन है। अच्छा सुनो, इसने डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को ले लिया, क्या लिखा, फ्रॉम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये वाला एक्सप्रेशन, राइट। और फिर इस एक्सप्रेशन में अल्फा की जगह बस यहाँ पे वैल्यू पुट की, और जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया है उसने भी सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, सिंप्लीफाई। तो तुम लोग भी क्या कर सकते हो, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, डायरेक्टली फ्रॉम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये एक्सप्रेशन है, और इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू बस आपस में क्या करनी है, पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। बट मान लेते हैं एक इंसान ये भूल गया, वैसे तो भूलना नहीं चाहिए क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम में ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, आप कैसे भूल सकते हो उसका एक्सप्रेशन। मान लेते हैं आप भूल गए, तो भूलने वालों के लिए ये देखो मैंने पूरा डिराइव करके रखा है ना। तो एक काम करोगे, जब तुम्हारे ये नोट्स बनाकर हो जाएंगे अपनी कॉपी में, तो एक छोटी सी हेडिंग देना नोट, और नोट के बाद लिखना डेरिवेशन ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और यहां से यहां तक इसको लिख देना, ताकि तुमको ये पता होना चाहिए कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आया कहां से। कल को अगर तुम पेपर में, बोर्ड एग्जाम्स लिखते वक्त पेपर में अगर तुम भूल जाओ तो तुम्हें याद होना चाहिए कि अच्छा ये चीज ऐसे आई थी डिराइव करके। पता चले तुम्हें अल्फा पता है लेकिन के क्या था तुम तो वही भूल गए, तो मतलब ही क्या रहा तुम्हारा इतना पढ़ाई लिखाई करके। समझ में आ रही है बात, इसीलिए ठीक है। अच्छा अब रही बात सीबीएसई वालों की, तो सीबीएसई वालों को भी यही सेम प्रवचन है कि वो चाहे तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, या फिर वो लोग भी इस तरीके से डिराइव करके दिखा सकते हैं। अगर तुम डिराइव करके दिखाओगे तो उसके लिए कोई भी इंसान कभी भी तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है, वो तुम्हारे समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त होता है। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे दैट वुड बी सॉलिड स्टेट, और आगे फिर जल्दी जल्दी उसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारा सिलेबस है करने के लिए, केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, और उसके अलावा सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज है। बट अभी सॉलिड स्टेट के साथ साथ जो चीज़ हम लोगों को शुरू करनी है दैट इज पी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक तो आई थिंक हमारा हो चुका है। अच्छा मैं एक बार चेक कर लूंगी, आई थिंक डी ब्लॉक में थोड़ा सा पार्ट मेरी तरफ से बाकी है, तो जो पार्ट मेरी तरफ से डी ब्लॉक में बाकी होगा वो मैं पहले कंप्लीट करवा देती हूँ, फिर हम लोग पी ब्लॉक में मूव करते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक बहुत लेंदी चैप्टर है और उसमें इस तरीके के डेरिवेशन वाला पार्ट बहुत ही कम है, रट्टा मारने वाला पार्ट उसमें ज़्यादा है समझकर। तो अगर पहले से किया होगा तो बाद में पढ़ने या में आसानी होगी, ठीक है। अदरवाइज जो बाकी के हमारे चैप्टर्स है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डी ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स, या जो पीछे पीछे के चैप्टर्स होते हैं, नैनो केमिस्ट्री, वो सब तो हमारा हो चुका है पूरा। हम लोगों का बाकी क्या है, ऑर्गेनिक में सिर्फ जहाँ से आप लोगों का ये शुरू होता है अल्काइल हैलाइड से लेके नाइट्रोजन वाले तक, और ये जो मैंने नाम बताया तुम्हें सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन, थर्मो, बस बाकी तो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो अपनी पेस हम स्लो ही रखेंगे, हमें कोई मैराथन में नहीं भागना है, ठीक है ना, कि अरे मैराथन भागनी है, मैराथन कंप्लीट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने नॉर्मल पेस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। हाँ बस ये है कि तुम लोग दिन का काम दिन में करते जाओ, मतलब एक दिन का जितना काम है उससे साथ साथ में लर्न करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तो तुमको बाद में डिफिकल्टी नहीं होगी। मेरा क्या है या किसी और का क्या है, सिर्फ पढ़ाकर तुमको पटक देगा वो इंसान, तो पेपर तुम्हें लिखना है, लर्न तुम्हें करना है। तो इसीलिए अगर वो चीज साइड बाय साइड अगर अभी करते जाओगे और चीजों को टाइम टू टाइम रिकॉल भी करते जाओगे तो तुमको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो तो अभी इस चीज को हम लोग यहाँ रोकते हैं, कल से हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो सॉलिड स्टेट रहेगा फिर, ठीक है।